beeps. Stop record. Speech mode talk. Speech mode off. Meet. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज खास प्रोग्राम में। सर्वप्रथम मैं स्टडी विद पीआई के सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा और आज के इस प्रोग्राम में कुछ खास होने वाला है। खास शख्सियत से आपकी मुलाकात होने वाली है। कहते हैं ना, आप जिंदगी में परेशानियां बहुत सारी देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी मुश्किल वक्त आता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। आप उनकी स्टोरी पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े पर्दे पे जो आते हैं, जो अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए इंटरव्यू करने वाले बहुत हो जाते हैं। लेकिन आपको इंटरव्यू करना ही है और एक ऐसे शख्स जो फर्ज से अर्श तक जाता है, इसके दौरान ही आप उनसे बातें करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, तो फिर उनको भी अच्छा लगता है और काफ़ी लोगों को मोटिवेशनल भी होता है। तो आज ऐसे ही कार्यक्रम में आपको रूबरू कराएंगे ऐसी स्टोरी, रियल लाइफ में असली जिंदगी की। आप जब सुनेंगे तो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। क्या ये भी संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? पता नहीं आपके मन में कितने प्रश्न आएगा। तो बने ही रहिए हमारे साथ और आइए हम स्वागत करना चाहेंगे किरण विश्वकर्मा। महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने इस बार की 12th एग्जाम में पुणे डिस्ट्रिक्ट में टॉप 5 रैंक हासिल की है। उनकी संघर्ष भरी जिंदगी की कहानियां उनसे ही सुनेंगे। सर्वप्रथम स्वागत करना चाहेंगे किरण जी आपका। आप दर्शकों को बताइए आप कहाँ से हैं और अभी क्या कर रही हैं? पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, यहाँ पर बुलाने के लिए। और मैं पुणे महाराष्ट्र में रहती हूँ और मैंने अभी और 73%, 72.67% से मैं पास आउट हुई और अब मैं आगे के लिए भी एडमिशन की तैयारी कर रही हूँ। 73%। यस आम सर। तौर पे ऐसा लगता होगा हमारे दर्शकों को भी जो देख रहे हैं, और कोई भी सुनेगा तो 73% लगेगा ये तो कोई खास नहीं है, लेकिन 73% के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो किरण जी, जब बच्चा थी, कहते हैं ना बचपन में सभी खेलते हैं और बचपना अपना एंजॉय करते हैं, इनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण से ऐसा हुआ जब ये 2.5
3 साल की थी, तब इनकी आँखों की रोशनी थोड़ी-थोड़ी कम होती चली गई। फिर इनके परिवार ने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। क्योंकि डॉक्टर भी कहते थे अब आँखों की रोशनी आना काफ़ी मुश्किल है और आप कल्पना कर सकते हैं, वो कैसा दृश्य होगा, एक छोटी-सी बच्ची जो 3 साल की हो और कुछ दिन पहले वो देख पाती थी, लेकिन धीरे-धीरे आँखों की रोशनी कम होते गई। परिवार के ऊपर क्या असर पड़ा होगा? प्लस एक बच्ची आज के दौर में लड़कों को भी एक सामान्य लड़के या फिर लड़कियाँ होते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं जब एक में आँखों की रोशनी कम होती जाए, तो समस्याओं का कितना सामना करना पड़ रहा होगा। मैम, जब आप डॉक्टर के पास जाती थीं दिखाने तो डॉक्टर क्या बोलते थे? किस तरह से ट्रीट करते थे? जी, मैं जब छोटी थी और मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाता था, तब तो उनका कहना था कि ये जैसे-जैसे बड़ी होगी, वैसे-वैसे इसकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। पर जैसे-जैसे मैं बढ़ती गई, इसका उल्टा होता चला गया। रोशनी कम-कम होती चली गई और जैसे मैं 6th में 5th 6th तक पहुँची, तब ऐसा हुआ कि मुझे ब्लैक बोर्ड पे का भी दिखता नहीं था। मुझे फर्स्ट बेंच पर बिठाया जाता था क्योंकि मुझे आँखों का प्रॉब्लम था, सभी 53%. को पता था स्कूल में। तो फर्स्ट बेंच से भी अब मुझे दिखना बंद हो गया था, जब मैं 6th तक पहुँची तो। तो मुझे 7th में जगह पर बिठाकर ऐसा बोला गया कि पार्टनर मेरा डिक्टेट करेगा जो भी रहेगा और मैं लिखूँगी। तो स 7th ऐसे निकला, फिर 8th में 8 पहुँचते-पहुँचते ऐसा हो गया कि अब मैं लिख रही हूँ तो मेरी लाइन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। मैं नोटबुक के लाइन पकड़ के नहीं लिख पाती थी। तो इस बात को जब टीचर्स ने देखा तो वो मम्मी-पापा के पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि ये ऐसा-ऐसा इसका प्रॉब्लम है, इसको दिखाओ करके। तब हम मम्मी-पापा को भी अब ये चीज़ सीरियस लगने लगी क्योंकि घर से ले आना छोड़ना तो ये तो बचपन से ही चल रहा था, पर अब लिखने-पढ़ने में भी दिक्कत आने लगी। तो जैसे अ, अभी यहाँ-वहाँ सब बताने लगे डॉक्टर्स, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ। बड़े-बड़े डॉक्टर्स के पास हम जाने लगे, तो एक ऐसा हुआ कि जब हम उसके बाद पहले ही डॉक्टर के पास गए, काफ़ी बड़े डॉक्टर थे वो, बड़ा हॉस्पिटल था। उनके पास गए तो उनका ऐसा कहना था कि इसे आरपी रेटिनस पिगमेंटोसा इस नाम की बीमारी है। तो इसमें कितना भी ये कर ले, मतलब हम कोशिश कर लें, इलाज कर लें, पर ये ठीक नहीं हो सकता। ये इसमें धीरे-धीरे इसकी रोशनी कम होती ही जाएगी और आप कहीं भी फ़ॉरेन में भी चले जाओ, तो भी इसका इलाज नहीं है। आप कितने ही पैसे लगा लो। और फिर जब इस बात को सुना तो फिर बहुत बुरा लगा, पर क्योंकि वो पहले डॉक्टर थे इसलिए कुछ मतलब एक फिर भी उम्मीद थी कि हम और बड़े डॉक्टर के पास जाएँगे। मुंबई जाएँगे। हम इसके बाद हम मुंबई गए, इंदौर गए। आपने जो डॉक्टर को दिखाया, वो कौन-सा हॉस्पिटल था? स्पेशलिस्ट आई डॉक्टर थे या फिर जी, जी, स्पेशलिस्ट। आँखों का वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, जहाँ पर हमने दिखाया था, मुंबई का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। वहाँ से हम फिर इंदौर गए, वहाँ आप पे नेम इंक्लूड कराना चाहेंगे? आपको याद है? नहीं, मैं उस वक़्त काफ़ी छोटी थी, तो मुझे उस हॉस्पिटल का नाम तो नहीं पता, पर इंदौर में मैं डॉक्टर हार्डिया के हॉस्पिटल में गई थी, वो काफ़ी फ़ेमस है। और एक
अहमदनगर में कंकरिया डॉक्टर हैं, वो ये भी काफ़ी फ़ेमस है, इनके पास भी मेरा इलाज 2 से 3 साल चला। तो ऐसे बड़े-बड़े डॉक्टर्स तक हम गए और फिर इसके अलावा भी कई सारे और डॉक्टर्स थे। हमारे यहाँ यूपी में अमेठी में जो राजीव गांधी का हॉस्पिटल है, आई आई केयर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर गई। काफ़ी हॉस्पिटल्स तक हम गए, पर सभी से यही रिप्लाई मिला कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। और फिर जब ये सब सुना तो फिर बहुत बुरा लगता था, मतलब एक ऐसा लगता था कि क्या पता अभी आगे क्या होगा? पर बिल्कुल, क्योंकि ये थी। जब जी। देख रहा हो कोई व्यक्ति और धीरे-धीरे आँखों की रोशनी चली जाती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं उस समय का दृश्य क्या हुआ होगा परिवार में तथा किरण जी, क्योंकि उस टाइम तो बहुत बच्ची थी, तो स्वाभाविक है बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे। कहीं इनको लगता होगा, मैं क्या करूँ? बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, बच्चे में वो आत्महत्या, सुसाइड तक चले जाते हैं कि अब काफ़ी हो गया, मेरी आँखों की रोशनी चली गई, अब मैं सुसाइड कर लूँगा या फिर सुसाइड कर लूँगी। क्योंकि जब रेटिना और इस तरह की पार्ट्स आँखों में खराब होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कुछ भी कर लो, इलाज होना, आँखों की रोशनी आ जाना संभव नहीं है। बहुत अच्छे थे स्कूल वाले, जिन्होंने 1 टू 8 तक आपको कोऑपरेट किया। वहाँ के शिक्षक, वहाँ के स्टूडेंट सभी ने आपको कोऑपरेट किया। जी ये यहाँ पर मैं आपको एक फ़ील नहीं हुआ होगा उतना, यहाँ पर लेकिन हाँ जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मेरा एडमिशन ही वहाँ के एक टीचर के वजह से हुआ, क्योंकि मेरा मेरा जो बड़ा भाई था वो एक टीचर के उसी स्कूल के एक टीचर के पास ट्यूशन में जाता था। तो मेरी मम्मी मुझे लेकर जाती थी साथ में। तो अब मैं 3 साल या 4 साल की हो गई थी, तो टीचर ने पूछा कि आप इसको स्कूल में नहीं डाल रहे, तो मेरी मम्मी का कहना था इसको आँखों का प्रॉब्लम है, कैसे ये करेगी? तो उस टीचर ने उन्होंने मम्मी से कहा कि आप इसे इसका एडमिशन करो, और अगर ये नहीं कर पाएगी तो फिर देखते हैं, क्योंकि नज़दीक का है तो इसे दिखता है। तो फिर वहाँ पर मुझे 2 महीना टीचर ने, वहाँ के प्रिंसिपल ने अलाउ किया कि मैं बिना एडमिशन के स्कूल जाऊँ। 2 महीने मैं बिना एडमिशन के गई, जो कि कहीं देखने को मिलता नहीं है। जब मैं स्कूल में जाती तो जो भी वहाँ पर बताया जाता उसे मैं याद कर लेती। तो इसको देखकर वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे एडमिशन दे दिया। निश्चित तौर पे प्रिंसिपल सर की तारीफ़ जितनी ही करूँ, उतना कम है, क्योंकि आम तौर पे गाँव में, कस्बे में ऐसा होता है, जब आप दृष्टिबाधित हो, तो फिर एक सामान्य विद्यालय में एडमिशन क्या जाना भी संभव नहीं होता है। वहाँ के शिक्षक एक्सेप्ट नहीं करते हैं पढ़ाना। कई सारे शिक्षक तो ऐसे बोलते हैं, ये पढ़ ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, एक दृष्टिबाधित कैसे पढ़ पाएगा? लेकिन किरण मैम के साथ एक अच्छी चीज़ें थी कि इनके टीचर ने इन्हें सपोर्ट किया और 8वीं तक पढ़ाई की। फिर बिल्कुल फुली ब्लाइंड हो गई, 100% आँखों की रोशनी चली गई। तो 8वीं कक्षा तब तक तो बच्चे काफ़ी समझने वाले हो जाते हैं और आप भी तो समझ रही होंगी तब, क्योंकि अच्छी खासी समझदारी हो जाती है। जब आप 8वीं कक्षा में थीं और आपको पता चला नहीं अब हम ना तो
लिख सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि 8वीं से पहले आप थोड़ा-थोड़ा देखती थीं। आपकी आँखों में रोशनी थी, तो आप पढ़ाई कर लेते थे और लिख भी लेती थीं। लेकिन 8वीं कक्षा में जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि अब आप पूरी तरह देख नहीं सकती हैं, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जी उस समय ऐसा हुआ कि मुझे लिखने-पढ़ने में दिक्कत होती थी, टीचर्स जब मुझे रीड करने बोलते थे, तो मैं रीड नहीं कर पाती थी। तो ऐसे में मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि क्लास में हर एक बच्चे को सामने बुलाकर बोला जाता था, बुक रीड करो। वहाँ पर मुझे सब पूरे क्लास के सामने बहुत बुरा लगता था, जब मैं रीड नहीं कर पाती थी। तो वहाँ पर मेरे मम्मी-पापा को बुला क वो मतलब उस समय मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हाँ, नहीं अब मैं नहीं देख पाऊँगी या फिर मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा ये सब। पर जब मैंने स्कूल छोड़ दिया मतलब मुझे 8वीं होने के बाद एग्ज़ाम होने के बाद जब मुझे मेरे पेरेंट्स गाँव लेकर गए और फिर वहाँ पर मैं काफ़ी दिन रही, तो फिर ऐसा हुआ कि अभी स्कूल चालू होने वाला है, हम जा क्यों नहीं रहे हैं? तो फिर ये सब होने लगा तो फिर मम्मी ने समझाया कि हम यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं, हम यहाँ पर कई डॉक्टर्स से मिलेंगे जिनका इलाज आयुर्वेद, होम्योपैथिक इनका इलाज 2 महीने, 3 महीने देखना पड़ता है, तो वो सब हम देखेंगे। तो तब तक मेरे मतलब मेरे समझ में ये था नहीं कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, पर जब बाद में ऐसा हुआ कि अब 3-4 महीने बीत गए गाँव जाकर, तब मेरे ध्यान में आया कि नहीं अब ये नहीं मतलब फिर मम्मी को जब पूछा तो मम्मी बोली कि कैसे भेजेंगे तुम देख नहीं पाओगी, वहाँ पर लड़के होंगे, कौन सँभालेगा? ऐसा-ऐसा काफ़ी कुछ हुआ तो फिर बाद में समझ गया कि ठीक है अब यही है स्कूल छोड़ना है, पर फिर भी एक उम्मीद थी डॉक्टर्स से, साइंस से कि हम बड़े डॉक्टर्स के पास जाएँगे। पर जब हर डॉक्टर के पास से जाकर आते तो एक निराशा ही मिलती और मम्मी-पापा काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, उनका नर्वसनेस देखकर बहुत बुरा लगता। और इसके अलावा सब फ्रेंड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब 8th के बाद 9th हुआ, 10th हुआ, 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, ऐसे साल-साल बीतते गए, पर कहीं से कुछ उम्मीद नहीं मिल रही थी। तो एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो गई, जब इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता। अब मैं कुछ कर नहीं सकती, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, तो बहुत बुरा लगता था। बहुत कभी-कभी निराश हो जाती थी, पर इस बात को दिखा भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर दिखाऊँगी तो पेरेंट्स को बुरा लगेगा। और बिल्कुल, जी, कि पेरेंट्स को आप दिखाएँ या ना दिखाएँ, उनको तो फ़र्क पड़ता ही है, वो तो सोचते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब आप 8वीं कक्षा में थीं और आप बुक नहीं पढ़ पाती थीं, तो फिर वहाँ के स्टूडेंट आपके साथ कैसे ट्रीट करते थे? वे लोग कैसा व्यवहार करते थे? वहाँ के जो टीचर थे, वो क्या कहते थे? अ, किस तरह के कमेंट पास होता था? किस तरह से सभी बातें करते थे? नहीं स्टूडेंट्स जो मेरे क्लासमेट्स थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, काफ़ी हेल्पफुल थे सभी। जहाँ भी बाहर आना-जाना होता था, कोई दिक्कत आती थी, मैं सामने अगर टकराने वाली हूँ, ऐसे जगहों पर मुझे सँभाल लेना या फिर मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो मुझे बोर्ड पे का रीड करके दिखाना और इसके अलावा राइटर नहीं मिला तो मेरे जो टर्म एग्ज़ाम था, वो मेरे टीचर ने लिखा था और फाइनल एग्ज़ाम के लिए फिर वो बोले कि आप सॉरी राइटर लेकर आना। तो टीचर और स्टूडेंट सभी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, सभी ने काफ़ी हेल्प किया था और एक कंसर्न था सभी का कि नहीं मतलब इसे दिखाई नहीं देता तो इसके साथ सभी मतलब इसको सँभाल के लो, ऐसा सभी का काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर था। आप समझ सकते हैं, किरण मैम के साथ तो काफ़ी कोऑपरेटिंग चीज़ें रहा और इनको टीचर से और स्टूडेंट से भी सपोर्ट मिला, प्लस फैमिली से भी सपोर्ट मिला। आप कल्पना कीजिए, इसी तरह मैटर में होता है, ऐसे ही कोई होते हैं, जब उनको ना तो फैमिली से सपोर्ट मिलता है, ना तो टीचर से, ना तो स्टूडेंट से।
आपने 2004 में 8वीं पास किया और कौन सा स्कूल था? जी, हमारे पास में ही एक सिद्धेश्वर हाई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर मैं पढ़ती थी। फिर लंबे अंतराल के बाद काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। 2014 में इन्होंने फॉर्म भरा 10th की एग्ज़ाम के लिए और इन्होंने 2015 में एग्ज़ाम दिया। तो 2004 से 2013-14 काफ़ी लंबे समय होता है। बीच में आप कर क्या रही थीं? स्कूल छोड़ने के बाद जैसे मैंने बताया कि एक उम्मीद थी फिर भी हम कई डॉक्टर्स के पास गए पर हर तरफ से निराशा ही मिली। घर पे थी मम्मी थी कहीं जाने देते नहीं थे कोई क्योंकि साथ जाने के लिए वैसे किसी को उतना फ्री टाइम नहीं, भाई थे वो सब एजुकेशन में थे, पापा थे वो ड्यूटी पे थे। तो मम्मी ही थी तो बाहर जाना कहीं होता नहीं था, घर ही पे रहना और कुछ ऐसे ख़ास करने के लिए था नहीं, इसलिए काफ़ी का बार ऐसा होता था कि ऊब जाती थी, बुरा लगता था कि शायद ऐसा नहीं होता तो। पर एक उम्मीद थी कुछ साल तक वो उम्मीद बनी रही कि हाँ, यहाँ हो जाएगा या फिर वहाँ हो जाएगा। कई साल तक इस उम्मीद में थी पर फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि नहीं अ, एक अब कुछ हो नहीं सकता, पर आगे के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही कब तक चलेगा। तो फाइनली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद पता करना शुरू किया अब आगे का एजुकेशन कैसा होगा। इसमें 7-8 साल, 9 साल बीत गए थे। फिर पता करते-करते किसी से ऐसा पता चला कि हम डायरेक्ट 10th का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन भी डायरेक्ट 9th या 10th के लिए मिलना पॉसिबल नहीं था। ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन भी बचपन से मिलता है या फिर 8 साल 7-8 साल के हैं तभी तक मिलता है, ऐसा हमें बताया गया जब इंक्वायरी करने गए तो। तो फिर एग्ज़ाम के लिए जब ये एक्सटर्नल फॉर्म के लिए जब मुझे बताया गया, तो वो एग्ज़ाम फॉर्म भरा और फिर पढ़ाई करने के बारे में सोचा, तो फिर वही 14 में मैंने फॉर्म भरा। 11 साल पढ़ाई छोड़ देने के बाद आपने किस तरह से कमबैक किया? क्योंकि जब इतना लंबे समय पढ़ाई गैप हो जाता है, छूट जाता है, तो फिर उस ट्रैक पे आना काफ़ी मुश्किल होता है और आप 8वीं तक पढ़े, फिर काफ़ी चीज़ें याद नहीं रहा होगा, 1 टू 8 आपने क्या पढ़ा और डायरेक्ट 9th और 10th के सिलेबस को कवर करना, कितना मुश्किल दौर रहा? जी, मुश्किल तो बहुत था क्योंकि अ, देखकर पढ़ने में और सुनकर याद करने में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत फ़र्क होता है क्योंकि हम अगर देखकर पढ़ रहे हैं, हम पॉइंट्स उसका निकाल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है हम उसे निकाल कर पढ़ेंगे। पर ऑडियो बुक से सुनना एक विजुअली इम्पेयर्ड ही समझ सकता है कि ऑडियो बुक से सुनना मतलब कितना टफ़ होता है। क्या-क्या सुनेंगे और क्या-क्या उसे याद रखेंगे। तो बहुत मुश्किल गया मुझे 10th में बुक्स दिए गए तो उसे रिकॉर्ड करवाना मेरे भाइयों से रिकॉर्ड करवाया मैंने और उसे सुनती थी और ऐसे सुनकर मेन पॉइंट्स तो मिलता नहीं था पर उसे सुनो और सुनकर याद करो और उसे अगर राइट आउट करना हो तो उसके लिए मुझे ब्रेल भी नहीं आता था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में राइट आउट करूँ। तो काफ़ी दिक्कत आई, पर फिर भी कोशिश किया और एग्ज़ाम देकर फिर हो गई पास और फिर जब 10th पास हुई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मैं। 10th में आपके कितने नंबर थे? 67 67% स्कूल? मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से दिया था, एनआईओएस से दिया था। तो क्योंकि 67 और जी, गैप के बाद कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू। 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। बट एक समस्या है जिस पे काफ़ी
सोचने की ज़रूरत है, काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लाइंड सोशल को भी और इंडियन गवर्नमेंट को भी। क्योंकि जब हमें पढ़ाई करना होता है, तो हर सब्जेक्ट के लिए ब्रेल बुक उपलब्ध नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते ब्रेल बुक। और आप जब पढ़ना चाहो 9th 10th या फिर कोई भी चीज़, तो आपको सर्टेड किताब सामान्यतः किताब जो होता है, बुक होता है, वो आपको दे दिया जाता है। तो एक नागरिक लिपि बुक जब आपको दे दिया जाए, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि आपको कब रिकॉर्डिंग मिलेगा। क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता है, जो सर्टेड होते हैं, उनकी जब मर्ज़ी होती है, वो बुक हाथ में लेते हैं और रीड करते हैं या फिर राइटिंग करते हैं। लेकिन विज़ुअली इम्पेयर्ड के साथ ये प्रॉब्लम आपको कितना अ, लगता है कि बहुत गलत है, क्योंकि इसको आपने काफ़ी अच्छे से देखा है, इतने लंबे गैप होने के बाद फिर आपने पढ़ा है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बोलोगे अभी मुझे पढ़ के सुना दो, तो पढ़ के वो सुनाएगा ही सुनाएगा। और परेशानी तो तब होता है जब आपको ब्रेल भी ना आए, तब किस तरह की परेशानी होती है? उस स्थिति को आप किस तरह से बयाँ करना चाहेंगी? जी, प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि हर कोई हमेशा फ्री नहीं होता हमारे लिए और जब हम चाहें तब वो अवेलेबल हो ये तो बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ब्रेल भी नहीं आ रहा है तो इसमें और एक दिक्कत होती थी कि पहले तो उस बुक को रिकॉर्ड करवाओ और फिर उसे बार-बार सुनकर याद करो। तो इसमें भी मेरा काफ़ी वक़्त गया जिसके वज़ह से मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। और मैंने इसके रिकॉर्डिंग के लिए जब वहाँ पे बात की तो उनके तरफ से भी वो जल्दी अवेलेबल नहीं किया गया। काफ़ी एंड मोमेंट पे वो अवेलेबल किया गया। फिर भी उस रिकॉर्डिंग को सुनकर जो भी अ, टफ सब्जेक्ट्स थे ज़्यादा, उनकी रिकॉर्डिंग्स पहले करवाकर फिर उनका उन उन उसकी पढ़ाई ज़्यादा करके फिर कोशिश किया कि याद करें। और फिर भी हो गया मतलब जैसे धीरे-धीरे किया रात-रात को करती थी तो अ, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, याद ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि लंबा गैप था और जो ये हिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल स्टडी था मेरा सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। वो तो बात सबके लिए है कि आपको पढ़ाई करने में मेहनत तो करना पड़ेगा। लेकिन बात तब होती है जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आप अवेलेबल हो, आप पढ़ने के लिए तैयार हो, फिर भी आप नहीं पढ़ पाते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। आपके पास 10th क्लास की किताबें उपलब्ध हैं, आपके हाथों में किताबें हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास रीड करने वाला कोई नहीं है। और तब आप किसी को बोलो, रीड करके सुना दो और वो इग्नोर कर दे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में पढ़ के सुना दूँगा, तो कैसा फ़ील होता है? जी, ये सिचुएशन सच में फेस करना पड़ा और हमेशा पड़ता है हम लोगों को एज़ अ विजुअली इम्पेयर्ड कि मतलब अगर किसी के पास जाओ तो अब उनका काम होता है, बोलते हैं अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में और फिर ऐसे में बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि उनका भी काम है, अब उस चीज़ को समझ कर लेना पड़ेगा, पर बुरा तो लगता था, काफ़ी बुरा लगता था। बिल्कुल। फिर आपने 2015 में मैट्रिक पास किया और 67% जो काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है, जो बहुत दिनों तक पढ़ाई करते रहते हैं, उनका भी इतना परसेंटेज नहीं होता है। और पढ़ाई छोड़ देने के बाद तो और हुआ होगा। जब आप पास आउट हुई, जब आपका रिज़ल्ट आया, तो
फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि बहुत ऐसा होता है जब आप परिवार में ही देखेंगी, यदि एक परिवार में ब्लाइंड पर्सन है, तो ना तो उनके मम्मी ना तो उनके पापा और कोई ध्यान देते हैं, कोई बात नहीं ये करेगा क्या लाइफ में, कोई अचीवमेंट नहीं कर सकता है। बट जब आप मैट्रिक पास किए और इतने अच्छे परसेंटेज से तो फिर आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? जी, ये बात तो होती है मतलब अ, ठीक है पास हो गए, पास होने पे थे सब खुश थे, पर उनका एक रिएक्शन था कि क्या करेंगे पढ़कर? क्या फ़ायदा होगा? मतलब पेरेंट्स का फिर ऐसा कहना था क्या मतलब क्या करेंगे 10th पास हो गई तो ठीक है, पर इसका आगे क्या यूज़ होगा? तो उस समय पे मुझे भी कुछ पता नहीं था कि मैं कुछ बोल सकती। पर मुझे खुशी हुई कि मैं 10th पास हो गई काफ़ी दिनों बाद क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और बचपन से ही मुझे सब कहते थे ये बहुत ब्रिलियंट है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को कैप्चर कर लेती है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को याद कर लेती है। ऐसा लोगों का हमेशा कहना था इस चीज़ को लेकर। तो मेरे अंदर भी इच्छा थी कि नहीं मैं पढ़ूँगी आगे काफ़ी मतलब जितना हो सकेगा काफ़ी ऊपर तक एक एक एम तो नहीं था, पर पढ़ने की इच्छा बहुत थी, पर जब स्कूल छोड़ना पड़ा तो बुरा बहुत लगा था। इस वजह से जब मैं 10th पास हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि नहीं चाहे मैं कुछ करूँ ना करूँ इसका फ़ायदा हो ना हो पर मैं 10th पास आउट हुई। जब इसके आप 10th पास आउट हुई और आपको सामने से ये बोला जाए कि आप 10th पास भले ही हो चुके हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो, तब आपको कैसा लगता है? तब उस टाइम क्या मन में चल रहा होता है? फिर आप क्या सोचते हो उस टाइम? जनरली क्या थिंकिंग तो आता है? उस समय जब ऐसा बोला गया तो फिर बुरा लगता था क्योंकि अ, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था उस वक़्त में, क्योंकि मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं देता था और गाइड करने वाला कोई था नहीं और ब्लाइंड लोगों से कोई मेरा टच नहीं था दूर-दूर तक उस समय। तो इसकी वज़ह से इसका जवाब मेरे पास नहीं था पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि हाँ, सच में कभी-कभी ऐसा लगता था कि सच में पास तो हो गई, अच्छा है, पर इसका क्या फ़ायदा होगा? कुछ यूज़ में आएगा क्या? अ, काफ़ी सर्च उसके 10th के बाद मैंने काफ़ी सर्च किया कि कुछ कर सकूँ, तो मुझे कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं काफ़ी निराश हो गई कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आगे भी पढ़ाई करूँगी तो भी कुछ मिलेगा। आगे पढ़ाई करूँगी तो भी कुछ मिलेगा, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी। तो इस वज़ह से बुरा लगता था। बहुत फिर ज़्यादा बुरा। आपको फर्स्ट टाइम कब पता चला? फिर आपने आगे की पढ़ाई कैसे की? 15th में आप एग्ज़ाम दी और फिर इस बार यानी फिर से 5-6 ईयर की गैप उसके बाद आपने 12th का एग्ज़ाम पास किया। तो फिर बीच में इतना टाइम क्यों लगा? जी, जब मैं यहाँ-वहाँ सर्च करने लगी कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? क्योंकि उस समय मेरी एज भी काफ़ी हो चुकी थी, मैं 24-25 की थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर कुछ मिल जाए क्योंकि घर बैठकर काफ़ी ऊब जाती थी, तो सर्च करने लगी कि कहीं कुछ मिले अगर जॉब। तो ऐसा पता चला कि 10th के बेस पर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर सोचा पढ़ाई करूँ। फिर पढ़ाई के लिए ऐसा हुआ कि सब जगह पर इंक्वायरी की अ, पढ़ाई के लिए 11th या 12th के लिए ऑडियो बुक्स अवेलेबल नहीं थे। क्योंकि नॉर्मल स्कूल में या फिर नॉर्मल किसी दुकान पे जाओ, तो वहाँ पर हमें ऑडियो बुक्स मिलता नहीं है यूजुअली। तो में कई 2 से 3-4 साल बीत गए कि जब मुझे अ, पता चला मतलब मुझे कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि आगे मैं पढ़ाई करूँ करके। तो ऐसा हुआ कि एक एक टाइम आ जाता है कि जब हमें फ़ील होता है कि नहीं अ, अगर इसके आगे कुछ नहीं किया, तो बहुत खराब हो जाएगी ज़िंदगी। तो ऐसा ही एक मोमेंट आया जब मुझे लगा कि नहीं, अगर अब नहीं कुछ किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊँगी। तो क्योंकि एक कंसर्न था घर में कि लड़की है, ये तो सभी को पता था। बाहर हॉस्टल में भेजेंगे तो वहाँ पर ट्रेनिंग्स होती है, एजुकेशन होता है, ये सभी को पता था। पर घर से बाहर छोड़ेगा कौन? लड़की है।
तो इस वजह से हुआ ऐसा कि मैंने जब सोच लिया कि नहीं अब कुछ करना है, तो डिसीज़न लिया कि ठीक है बाहर भी रहना पड़ेगा, तो भी रहूँगी। अगर पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे, तो ज़िद करूँगी और क्या कर सकते हैं। तो फिर एक हमारे पास में ही नेट पे सर्च करते-करते पास का एक ट्रेनिंग सेंटर मिला, जो ब्लाइंड गर्ल्स के लिए है। तो वहाँ पे इंक्वायरी की मैंने, वहाँ पे रजिस्टर किया। तो उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। तो वो वहाँ कौन से ट्रेनिंग सेंटर है आपके यहाँ आस? जी, यहाँ पुणे में कोथरूड में ब्लाइंड गर्ल्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, पुणे ब्लाइंड गर्ल्स ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर मैंने जब रजिस्टर किया उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, सारी लड़कियाँ जिसमें थी। तो उस ग्रुप में ऐड होने के बाद वहाँ पर जो ऐसे ऑनलाइन सेशंस होते थे या फिर जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती थी, कॉलेजेस के मैसेजेस वगैरह आते थे, वहाँ पर मुझे नैप का एक ये मिला, एक सेशन होने वाला था ऑनलाइन। उस वो मैसेज मुझे मिला, पता चला तो मैंने वो अटेंड किया और जब मैंने वो अटेंड किया, तो उसमें मुझे पता चला कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। सुनने में काफ़ी सरप्राइज़िंग लग रहा था कि हम कैसे स्मार्टफ़ोन यूज़ करेंगे। और अच्छा, तब तक आपको पता नहीं था कि हम स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं? नहीं, मुझे तब तक पता नहीं था कि हम विज़ुअली इम्पेयर्ड होकर भी स्मार्टफ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आज से 8 से 9 महीने पहले, अगस्त 2021 के अगस्त महीना में वो सेशन था। उस समय मुझे पता चला कि मैं विज़ुअली इम्पेयर्ड होकर भी हम स्मार्टफ़ोन यूज़ कर सकते हैं। और जब उसमें सुना कि सब यूज़ कर रहे हैं, सब खुद ही म्यूट हो रहे हैं, अनम्यूट हो रहे हैं, जॉइन हो रहे हैं, लीव हो रहे हैं, तो मुझे काफ़ी सरप्राइज़िंग लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि जब ये लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं यूज़ कर सकती? तब मैंने स्मार्टफ़ोन खरीदा और फिर वहाँ पर उसी सेशन में मुझे 2-3 फ्रेंड्स मिले, जिनसे मैंने गाइडेंस ली कि स्मार्टफ़ोन कैसे यूज़ करते हैं। तो उ उन लोगों ने मुझे गाइड किया और सिखाया मोबाइल कैसे यूज़ किया जाता है और उन्हीं से मुझे पता चला कि हमारे लिए ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है। तब मैंने डिसाइड किया जब ऑडियो बुक्स अवेलेबल है तो फिर मैं आगे का एजुकेशन कर सकती हूँ। तब मैंने 12वीं के एक्सटर्नल फॉर्म भरने का डिसीज़न लिया, जो कि अक्टूबर महीने में भरा जाना था। पर उसकी डेट निकल चुकी थी जब मैंने डिसाइड किया, उसकी डेट निकल चुकी थी और मुझे ऐसा पता चला कि अब सिर्फ़ 3 दिन का टाइम है लास्ट में। तब उस 2-3 दिन के टाइम में मैंने 12वीं का फॉर्म भरा। जी। काफ़ी कठिन दौर था ये, और सबसे बड़ी बात, कोई 10th पास आउट हो जाए और इतना लंबा इंतज़ार करे, वेट करे, फिर पता चले आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली एक टाइम लगा होगा कि ये सब कहीं झूठ तो नहीं है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वास्तविक अभी ऐसा किरण मैम खुद यूज़ कर रही हैं, फ़ोन भी यूज़ कर रही हैं और लैपटॉप भी यूज़ कर रही हैं, और इन्होंने 2022 में अच्छे मार्क्स से 12th पास किया, और ऐसा अभी तक नहीं हो पाता। किरण मैम आज इसलिए यहाँ पे हैं, इस मुकाम तक हैं क्योंकि इनके फैमिली इनके साथ रहे। हाँ, थोड़ी और अच्छे से कोऑपरेट होती तो आज शायद कहीं और होती। खैर कोई बात नहीं, जो गया उसे याद करने से ही क्या होगा। कहते हैं ना, ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, ज़िंदगी में आगे कुछ करना है तो आगे सोचो। तो अब फ्यूचर में क्या करना है वो सोच कर देखें तो अच्छा है। तो काफ़ी अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं, जिनको भी ऐसा लगता है कि नहीं ब्लाइंड है तो क्या करेगा,
काफ़ी दर्दनाक स्टोरी है, आप सुनेंगे तो, और आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भी कहीं न कहीं ऐसा लगा होगा, क्या ऐसा संभव है? और बहुत सारी ऐसी ब्लाइंड लड़के हो या फिर लड़की हो, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, अवेलेबल नहीं होता, क्या ब्लाइंड भी पढ़ाई कर सकता है? उनके पास कोई जानकारी नहीं होती है, और इसकी वजह से समाज में और अनेक तरह से क्या-क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इन सब पे समाधान करने की ज़रूरत है। तो जब आप 12th पास की, और अभी आप क्या कर रही हैं 12th पास हो जाने के बाद? जी, मैं 12th का एग्ज़ाम देने के बाद से ही मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया, जो कि मुझे पहले नहीं आता था, तो मैंने एक अगर सीखना है तो अ, ट्राई करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले वो भी टफ़ लगता था कि कैसे सब ऑपरेट कर लेते हैं, पर पिछले 2 महीने से मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ। और स्टडी विद वीआई में हमारे शुभम सर हैं, उनके अंडर में ट्रेनिंग ले रही हूँ कंप्यूटर की, बेसिक कंप्यूटर की। और मैं काफ़ी हद तक सीख चुकी हूँ बेसिक लेवल पे कंप्यूटर यूज़ करना। और इसके आगे ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन के एडमिशन की तैयारी कर रही हूँ। अ, सब्जेक्ट्स डिसाइड करना या फिर जो भी है। तो आगे मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाली हूँ, और कंप्यूटर के एडवांस ट्रेनिंग की के लिए मैं आगे ढूँढ रही हूँ, कहीं को ये मिल सके मुझे अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। टेक्नोलॉजी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो आगे मेरा प्लान है कि मैं एडवांस कंप्यूटर की ट्रेनिंग लूँ। जी। तो आप समझ सकते हैं, टैलेंट सबके अंदर होता है, बस उसे निखारने की ज़रूरत है। आप सामने से एग्ज़ाम्पल देखिए, किरण मैम, जो 2021 तक ये नहीं पता था, स्मार्टफ़ोन भी चलाते हैं। आज 1 साल के अंदर वो कंप्यूटर सीख रही हैं, और स्टडी विद वीआई इस क्रम में आपको हमेशा हेल्प करेगी, और एडवांस कंप्यूटर भी जो है बहुत जल्द एडवांस कंप्यूटर के बैच आने वाला है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप अच्छे से सीखेंगी, और इसी क्रम में हम सभी काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना गाँव, कस्बे के इलाके से हो, विज़ुअली इम्पेयर्ड को हम जानकारी दे सकें, उनको शिक्षा प्रदान कर सकें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, तो वो अपनी लाइफ में क्या करना है, वो खुद तय करेंगे। तो आप स्टडी विद वीआई के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, स्टडी विद वीआई से जुड़कर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उनकी जो फैकल्टी है, उनका जो ट्रेनिंग और जो टीचर्स हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं, और किसी भी चीज़ को समझाना और बताना, सामने वाले को अब विजुअली इम्पेयर्ड के लिए वो काम कर रहे हैं, तो आप दिखाकर कोई भी चीज़ किसी को नज़दीक से कोई भी चीज़ बता सकते हो, पर ट्रेन ऑनलाइन किसी को ट्रेन करना आसान नहीं होता, किसी चीज़ को समझाना, पर वो यहाँ के टीचर्स में काफ़ी अच्छी ये बात है कि वो उस चीज़ को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और कई तरह के जो कोर्सेज़ उनके तरफ से हेल्ड किए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं। मुझे ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि जिस तरह से वो विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए काम कर रहे हैं, और
कोई भी इसमें ट्रेनिंग ले सकता है। जैसे एक रहता है कि एक बड़ी मोटी फीस देकर हम कहीं पे जाएँ ट्रेनिंग लेने के लिए, अगर हमें अच्छी ट्रेनिंग लेनी है, पर नहीं सबको सूटेबल हो ऐसे रेंज में यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये सब देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। आज हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक हैं, आप इसी तरह से कहीं भी आपको किसी भी प्रकार के दिव्यांग मिले तो उनको सपोर्ट कीजिए। काबिलियत हर किसी के पास होती है, बस सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसी क्रम में मैं आपसे 2-3 प्रश्न करना चाहूँगा, फिर हम इंटरव्यू समाप्त करेंगे, बातचीत की सिलसिला समाप्त 34%. करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप ऐसे समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं ब्लाइंड है, क्या करेगा? इनको तो रहना ही नहीं चाहिए दुनिया में। ऐसे समाज में काफ़ी लोग होते हैं और ऐसे फैमिली भी होते हैं, मम्मी-पापा और भाई-बहन भी ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। इनके लिए आपका क्या ओपिनियन है? जी, ये बात आपने सही कही, सबको वो सपोर्ट नहीं मिलता जो चाहिए एज़ अ विजुअली इम्पेयर्ड। कोई बाय बर्थ होते हैं और कोई लेट होते हैं, जो लेट ब्लाइंड होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि ना उन्हें उस चीज़ की आदत होती है, ना उनके फैमिली को उस चीज़ की आदत होती है। तो पहले तो जो ब्लाइंड हुआ, उसे सँभलने में जो सपोर्ट चाहिए वो अगर नहीं मिला, तो वो खुद नहीं सँभल पाता और उसके बाद अगर उनके फैमिली का ऐसा रिएक्शन है मैंने ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं। अभी जब से मैं जुड़ी हूँ, मैं काफ़ी लोगों से मिली काफ़ी लोगों से बात हुई, कुछ लड़कियाँ हैं जिनसे मेरी बातें हुई। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जो सपोर्ट मुझे मिला, उतना भी उनको नहीं मिला और बहुत फैमिली सपोर्ट के नाम पर एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा उनका। तो ऐसे लोगों को मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोग अगर हमें मिल रहे हैं, तो हमें उन्हें इतना सपोर्ट, इतना लिफ्ट अप करना चाहिए कि उनकी फैमिली भी देखकर बोले कि नहीं, ये हमारा जो बेटा है या बेटी है कि ये इस काबिल था, पर हमने उसको हेल्प नहीं किया, इसकी वजह से वो इतना पीछे रह गया। पर दिक्कत की बात यही है कि उन तक अगर वो मैसेज पहुँच रहा है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। जिनके पास नहीं पहुँच पाता या फिर देर से पहुँच पाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता या फिर जो एक कहते हैं कि टैलेंट सब में होता है, जैसे अभी आपने भी कहा, टैलेंट सबके पास होता है, कुछ ना कुछ, उसे वो खुद समझे या फिर और कोई समझे और उसे निखारे, ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुद ऐसे हो और सुन रहे हो, तो आप उन लोगों को दिखाओ कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि साधन आजकल बहुत हो गए हैं। सिर्फ़ हमें हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर इच्छा है तो हमें कहते हैं ना, चाह है तो राह है। तो अगर हमारे अंदर इच्छा है तो रास्ता अपने आप हमें मिलता चला जाता है। लेकिन इच्छा से ही तो हर चीज़ें नहीं होती है ना। आपके पास इच्छा है, लेकिन आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे, आपका सोशल सपोर्ट ना करे, आप कहीं भी जाएँ, आपको एक्सेप्ट ना करे, तो एक परेशानी होती है ना। और सबसे बड़ी बात, कई ब्लाइंड इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए कि गाँव-गाँव तक, कस्बे-कस्बे तक, शहर में तो आम तौर पे पता चल जाता है किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि एजुकेटेड सिटीज़ में यहाँ पे पता चल जाता है। लेकिन गाँव कस्बे में जो इस तरह की भावनाएँ हैं, इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इस तरह की स्थितियों में बहुत सारे ब्लाइंड की ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है और ना तो वो पढ़ पाते हैं, ना तो कुछ और कर पाते हैं। जी ऐसे जगहों पर जैसे अभी आपने कहा शहरों में तो काफ़ी पॉसिबल हो जाता है, पर गाँव में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं होते हैं
वो लोग उतने एडवांस लेवल के नहीं होते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जो चीज़ें हमें आज ऑनलाइन पता चल रही है, अगर वो ऑनलाइन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो गाँव में ऐसे प्रोग्राम्स उन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखने चाहिए दिव्यांगों के लिए। वो चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे अदर डिसेबिलिटीज़ के साथ हो, तो उन्हें ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स अरेंज करने चाहिए ताकि अ, उस फैमिली को या फिर उस पर्टिकुलर जो डिसेबल है, उस व्यक्ति को इस बात का पता चले कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। वो एग्ज़ाम्पल्स उन्हें उनके सामने रखने चाहिए जो आगे बढ़ चुके हैं, एक विजुअली इम्पेयर्ड होकर भी। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स उन्हें उनके सामने रखने चाहिए क्योंकि इसके बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और आप सभी सपोर्ट करेंगे तभी होगा। और एक आश्चर्य की बात तो तब होता है जब पढ़े-लिखे इंसान ये कह दे कि ब्लाइंड कर क्या सकता है। तब कितना बैड फीलिंग होता है, तब कितना गंदा महसूस होता है कि यार ये हो क्या रहा है? जब एक एजुकेटेड पर्सन आपको ये बोले कि आप तो ब्लाइंड हो, आप कर क्या सकते हो? और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। जब आप ट्रेन में जाओ, तो आपके साथ कोई बैठना नहीं चाहे। जब आप रोड में जाओ, तो मैं कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, मैं पटना में रिक्शे से जा रहा था, तो और जो अदर पर्सन थे ई-रिक्शे में, वो छोड़कर चले गए क्योंकि मैं एक विज़ुअली इम्पेयर्ड हूँ। तो विज़ुअली इम्पेयर्ड के साथ कोई शेयर नहीं करना चाहता। तो इस तरह की मानसिकता के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये जैसे आपने कहा ऐसे एग्ज़ाम्पल मैंने भी सुने हैं कि अगर बस में हम बैठे हैं तो वो सीट समझो हमारी है क्योंकि कोई बगल में आकर बैठना ही नहीं चाहता। तो ऐसे लोगों को अब क्या बोल सकते हैं? अब उनकी सोच मतलब इतनी गलत है कि ऐसे लोगों को अगर वो पढ़े-लिखे होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आजकल कोई पढ़ा-लिखा नहीं है या फिर अवेयर नहीं है, पर ऐसी सोच बहुत ज़्यादा गलत होती है। ऐसे सोच को मतलब क्या बोले ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, पर एक एक नहीं क्या बोलते हैं कि ऐसे लोगों को सिर्फ़ तब हम बता सकते हैं कि जब हम उस चीज़ को प्रूव करके दिखाएँ कि हम भी एक इंसान हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, हम भी एक इंसान हैं, हम भी उन्हीं की तरह सोचते हैं, समझते हैं, बिहेव करते हैं। पर एक ब्लाइंड होकर उनका ऐसा बिहेवियर रहता है कि जैसे हम पता नहीं कहाँ के अ अछूत हैं, आस-पास आना नहीं चाहते, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, खासकर जो अ, गाँव में होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। Your microphone is off. तो बहुत ही अच्छी बात बताई मैम, क्योंकि इतने बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, जो आपसे भेदभाव करेंगे, लेकिन आप अपने हौसला, अपने इच्छा शक्ति से उन सभी को परास्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है, बुनियादी सुविधाएँ आपके पास होनी चाहिए, जो आप यूज़ करें और जिसके माध्यम से आप एक फ़तह हासिल करें। उसके लिए आपके पास फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है। और ना तो हमें पर्याप्त ब्रेल बुक मिल पाता है और ना ही गवर्नमेंट से कोई ऐसी फैसिलिटीज़ जिसका उपयोग करके हम अपनी लाइफ में और इम्प्रूव कर सकते हैं। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी फैसिलिटीज़ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अ, अगर हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है, तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि अभी जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात ले लो, एक मोबाइल फ़ोन काफ़ी यूज़फुल होता है एज़ अ विजुअली इम्पेयर्ड देखा जाए तो हमेशा हर कोई हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहता।
पर एक मोबाइल फ़ोन काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करती है। इसलिए एक साधनों का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जिन तक वो साधन नहीं पहुँच पाते हैं, वो जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती है, उनका आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है या फिर समय पे वो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी। और ये थी किरण मैम, जिनसे आप सभी ने हमने जाना उनकी लाइफ की जर्नी कितनी कठिन है। अब अगले एपिसोड में आप सभी से मिलेंगे। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आप सभी भी इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, तभी कोई कुछ कर सकता है, हम सभी कुछ कर सकते हैं, तभी कोई अचीवमेंट जो है हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और लास्ट में आप जो देख रहे हैं दर्शकों को और सभी को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए। अ जब भी अपॉर्च्युनिटी मिले उसका फ़ायदा लीजिए और अपने अंदर इच्छा जगाइए और एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे कई लोग एक उम्र के बाद छोड़ देते हैं कि इतनी उम्र हो गई अब पढ़ कर क्या करेंगे? अगर उन्हें वो सुविधा मिलती भी है, जैसे अभी फैसिलिटी की बात हुई वो से मिलती है, तो बहुत लोगों का ये कहना है अब इतनी उम्र हो गई है अब क्या करेंगे करके। पर पढ़ाई-लिखाई के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है और जब भी हमें वो साधन मिलता है या वो मौका मिल जाता है, हमें उसका उपयोग करके लेना चाहिए और हमेशा अ, अपनी ज़िंदगी में एक अ, पॉज़िटिव सोच लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल, पढ़ाई-लिखाई के लिए कोई उम्र नहीं होता। और यदि आप भी ऐसा सोचती तो लगता कि हाँ, 11 साल गैप हो गया, अब क्या पढ़ें? लेकिन आपने वो कर दिखाया, जो अक्सर आजकल सोचते हैं कि नहीं, मेरे लिए संभव नहीं है। तो तहे दिल से आपको हमारी टीम की ओर से धन्यवाद, शुक्रिया। और आगे बढ़ते रहिए और तमाम स्टूडेंट ऐसे जो हैं, आप पहले अपने डर को ख़त्म कीजिए, लोग क्या कहेंगे वो ख़त्म कीजिए और आइए, आगे काम कीजिए, तो आप बिल्कुल सफल होंगे। इसी शब्दों के साथ आज के इंटरव्यू में अगले एपिसोड में आप सभी को सपोर्ट कीजिए। लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार। Mute. Stop record. Speech mode talk. Speech mode off. Meet.